Hello guys, welcome back to my channel. We are going to start the second chapter of Macroeconomics class 12th. So I have earlier posted chapter 1 video, Circular Flow of Income. So if you want to check it out, so that it is available on my channel, you can go through that. So today we are going to start the basic concept of macroeconomics. So let us begin. तो चैप्टर का नाम ही बोल रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इस चैप्टर में कोई टॉपिक और उसके सब पार्ट्स हम यहाँ पर कवर नहीं करेंगे. रैदर हम यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रिप के लिए ज़रूरी होती है. द फर्स्ट आउट ऑफ इट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी. टॉकिंग अबाउट दिस, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है? किसी भी नेशन की बाउंड्री. ठीक है, एक जनरल लेमेन्स लैंग्वेज में बात करूँ तो किसी भी नेशन की जो बाउंड्री होती है जो कि हम इंटरनेशनल मैप पे, नेशनल मैप पे देखते हैं, पॉलिटिकल मैप पे देखते हैं. सो दैट पर्टिकुलर बाउंड्री ऑफ एनी कंट्री इज कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक टेरिटरी. कोई भी प्रोडक्ट, सर्विस या फिर कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होगा ओनली व्हेन इट इज़ विद इन द नेशन. ठीक है, so that is why it is considered as domestic territory. पर other than this there are many such activities which takes place फॉर मोर देन वन नेशंस. बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि दो से ज़्यादा नेशन के लिए काम कर रहे होते हैं. तो ऐसे टाइम पर हमें क्या होता है, वी हैव टू सेग्रीगेट थिंग्स कि इज़ इट कंसिडर्ड एज आवर डोमेस्टिक टेरिटरी और समबडीज एल्स. तो यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. So apart from every activity which has taken place within the nation, it is the domestic territory. लेकिन इसके अलावा तीन और चीज़ें हैं जो कि हम डोमेस्टिक टेरिटरी में हम उसको कंसिडर करेंगे. द फर्स्ट वन इज ships, aircrafts owned and operated by normal resident. So what does this mean? So ships and aircrafts की अगर मैं बात करूँ तो ये these are such activities जो कि obviously they have to स्प्रेड आउट देयर बिजनेस फॉर मोर देन वन नेशन. ठीक है, तो वो किस डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होंगी? सो से फॉर एग्जांपल मैं बात कर रही हूँ एयर इंडिया की. सो दैट विल बी कंसिडर्ड आवर डोमेस्टिक टेरिटरी. क्यों? क्योंकि उसकी मदर कंट्री जो है वो इंडिया है. इट एक्चुअली अर्न्स इन द करेंसी कॉल्ड एज रूपी. इसके अलावा शिप्स हो गए हैं जो कि कार्गो को या फिर बहुत सारी चीज़ों को एक नेशन से दूसरे नेशन में ले जाते हैं. So they all are considered as the domestic territory of the nation from which they belongs to. तो जो भी उनका मदर नेशन होता है उसका वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाते हैं. ठीक है, सपोज एयर इंडिया इज़ ट्रैवलिंग टू चाइना, इट इज़ ट्रैवलिंग टू रशिया, इट इज़ ट्रैवलिंग टू अमेरिका. एंड एयर इंडिया को अमेरिकन पैसेंजर्स भी मिल रहे हैं, चाइनीज़ पैसेंजर्स भी मिल रहे हैं एंड रशियन पैसेंजर्स भी मिल रहे हैं, है ना. सो इट इज़ अर्निंग राइट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. लेकिन इट इनिशियली बिलोंग्स टू इंडिया. इसलिए इसकी जितनी भी अर्निंग्स हुई, इसकी जितनी भी इनकम हुई है वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय नेशनल इनकम इज़ व्हाट यू विल गोना लर्न इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. तो अभी मैं जस्ट ब्रीफ कर रही हूँ कि डोमेस्टिक टेरिटरी की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें शिप्स एंड एयरक्राफ्ट भी इंक्लूड होंगे ओनली व्हेन दे बिलोंग्स इनिशियली फ्रॉम इंडिया. द सेकेंड पॉइंट इज़ fishing vessel, oil, natural gas, floating platforms, international waters having exclusive rights on operations. So see, जो हमारा international water होता है तो डेफिनेटली वी नीड सी वाटर टू डू वेरियस इकोनॉमिकल एक्टिविटी. तो इंटरनेशनली जो वाटर है उसको डिवाइड कर रखा है हर नेशन के लिए. तो हर नेशन के पास 70 नॉटिकल माइल्स ऑफ वाटर अवेलेबल है. तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो कि इंडिया को अलॉटेड है वहाँ पर जितने भी फिशिंग वेसल्स हैं या ऑयल, नेचुरल गैसेज हैं, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर कोई भी दूसरी एक्टिविटी हो रही है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी. दो वी डू नॉट शो इट इन आवर मैप कि इतना जो हमारा मतलब सी का पार्ट है वो इंडिया का है, बट स्टिल एज वी हैव द एक्सक्लूसिव राइट फॉर इट इंटरनेशनली. तो जो भी उसमें एक्टिविटी होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा. And the third point is embassy, consulate, military establishment. So definitely हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे military mans होते हैं जो कि they are not working in India but they are working for India. So there are so many military people who resides outside and then they protects the nation. You must have seen in different movies. तो ऐसे military establishments हैं, so whatever they are earning they'll be called as the part of our domestic territory क्योंकि वो हमारी इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं. Second thing is embassies and consulates. So they are the people who resides outside the country but they are always in the chores of India and its इंटरनेशनल अफेयर्स. तो वो एम्बेसी, कॉन्सुलेट जो कि हमारे पासपोर्ट, वीज़ा ये सब को
परमिट्स देते हैं और हमारे इंडिया को कहीं ना कहीं से लाइक दे आर बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव आउटसाइड द इंडिया, तो वो एम्बेसी कॉन्सुलेट्स भी इंडिया के ही पार्ट कहलाएंगे. दे विल बी पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर आवर कंट्री. So these are the special things which are also included in domestic territory, other than all the activities which is taking place within the political boundaries. Now the second phase of the same coin, that what actually domestic territory does not include. तो वो सारे काम, वो सारी एक्टिविटी, ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज जो कि इंडिया के बाहर प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होंगे. ऑल्सो चाइना की एयरलाइन या फिर रशिया की एयरलाइन या फिर उनके शिप्स जो होंगे वो हमारे इंडिया के लाइक दे विल बी नॉट द पार्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक टेरिटरी. सेकेंड थिंग, कोई भी फ्लोटिंग वेसल का काम, ऑयल नेचुरल गैस का काम जो कि हमारे एक्सक्लूसिव राइट के अलावा हो रहा है, मे बी वो इंडिया के लिए हो रहा है, लाइक वी आर ट्राइंग टू इम्पोर्ट दैट प्रोडक्ट. भले ही वो इंडिया के लिए कुछ चीज़ इम्पोर्ट हो रही है, लेकिन क्योंकि वो हमारे पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग नहीं करती है एंड दिस इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय सम अदर प्रोड्यूसर ऑफ डिफरेंट कंट्री, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा. ऑल्सो एम्बेसी कॉन्जुलेट जो कि रशिया के, चाइना के, अमेरिका के, एनीवेयर हु इज़ रिसाइडिंग इन आवर कंट्री एंड प्रोटेक्टिंग देयर ओन कंट्री, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट नहीं होंगे. So I think you've got the topic nicely. So moving forward, the next topic is नॉर्मल रेसिडेंट. तो कोई भी इंसान, सपोज आप ही हैं, यू आर अ नॉर्मल रेसिडेंट, और कोई ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज़ अ नॉर्मल रेसिडेंट. वाई एम आई सेइंग दैट? तो कोई भी इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन अ पर्टिकुलर कंट्री एंड इट्स सेंटर ऑफ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट लाइज इन द सेम कंट्री. तो कोई भी ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक पर्टिकुलर कंट्री में ऑर्डिनरी रह रहा है, यानी कि जनरली दे यूज टू रिसाइड ओवर देयर एंड देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट वहाँ लाई कर रहा है, तो वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे. नाउ यू गोना बी कॉल्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट. वाई सो? क्योंकि आप ऑर्डिनरीली यू लिव्स इन इंडिया, आपका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यही है. लाइक you earns in India, you spends in India, and you accumulates in India. What does these three terms means? आप maybe your father, talking about your father, if he is living in India, so वो जो भी कमा रहे हैं वो इंडिया में ही कमा रहे हैं, एंड ऑल्सो जितने भी उनके स्पेंडिंग्स हैं वो इंडिया में ही कर रहे हैं. मे बी दे आर गेटिंग गुड्स फ्रॉम आउटसाइड टू, बट यूजुअली दे आर स्पेंडिंग इन इंडिया इटसेल्फ. ऑल्सो वो अपने अक्यूमुलेट भी यही हैं, लाइक दे हैव देयर होम्स, देयर इन्वेस्टमेंट्स ऑल इन इंडिया. सो दे आर टोटली लाइक इकोनॉमिकली हियर सेटल्ड, तो इसलिए वो नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे. तो कोई भी इंडिविजुअल, से फॉर एग्जांपल anybody, you, your father, your mother, your parents, your maternal parents, everybody will be considered as normal resident, or any organization which actually having the business in a particular country, and it should be initially like the company should be initially opened up in the same country. Say for example Reliance, वो इंडिया में ही actually founded है और it is doing its business इंडिया एंड ऑल्सो आउटसाइड, बट क्योंकि वो ऑर्डिनरीली इंडिया की कहलाती है, so that is why that will also be considered as the normal resident. Okay, so many a times the term comes that what do you mean by center ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. तो आपको इसमें तीन चीज़ें बोलनी है कि इंसान अर्न यहाँ करे, स्पेंड यहाँ करे और एक्यूमुलेट यहाँ होए. ठीक है, तो ये तीन चीज़ें कंबाइंस टू द सेंटर ऑफ इकोनॉमी. नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाती हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज टूरिज्म. सो मे बी पीपल कमिंग फॉर एनी मेडिकेशन और घूमने के पर्पज़ के लिए, मे बी फॉर अ ईयर, लाइक एन एनी स्पैम ऑफ टाइम, वो कितने भी टाइम के लिए हैं, बट उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ नहीं है, इसीलिए वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे. सो रिमेंबर, किसी को भी हम नॉर्मल रेसिडेंट में कंसिडर करेंगे, सो यू शुड क्लिक टू क्वेश्चन इन योर माइंड. क्या वो ऑर्डिनरी यहाँ रहता है? सेकेंड थिंग, क्या उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ है? सो विल बी एबल टू कैटेगराइज the option. Second one is embassy official armed forces. तो ऐसे embassy like Russian embassy, American embassy, American officials, armed forces जो कि इंडिया में रह रहे हैं and they are protecting their own nation, so they will be not the part of normal resident. दो वो यहीं पर कमा रहे हैं, यहीं पे खा रहे हैं, but ये they are it is not their permanent space.
ओके, सेकेंड थिंग इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. सो से फॉर एग्जांपल WHO हो गया. अभी कोविड के टाइम पे दे आर रिलीजिंग द डेटा ऑफ COVID patients and rest of the thing. That doesn't mean कि it is doing it and then they will be considered our ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस सारे नेशंस की नहीं होती है. इट इज़ ओनली ऑफ द नेशन जहाँ पर वो फाउंडेड होती है. ठीक है, जैसे कि WHO बिलोंग्स टू जेनेवा, सो दैट इज़ द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ जेनेवा. सेकेंड थिंग इज ऑल्सो द एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ऑफकोर्स एनी वर्क बीइंग डन इंटरनेशनली, तो जितने भी उसके लोग होंगे वो इंटरनेशनली स्प्रेड होंगे. बट इट डजेंट मीन कि वो लोग जो हैं वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट होंगे. दे विल बी पार्ट ऑफ देयर ओन नेशन. उसके बाद क्रू मेंबर्स हो गए हैं शिप्स में, एयरक्राफ्ट में, हुआ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन नेशन टू अनदर. मे बी इट्स देयर वर्क, वो उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, पर वो वहाँ पर रिसाइड नहीं करते हैं फॉर द होल लाइफ. ठीक है. उसके बाद आता है बॉर्डर वर्कर्स. So border worker basically belong to those people who have the house on the one side of the boundary and they work on the other side of the इंटरनेशनल बाउंड्री. ठीक है. सपोज कोई एक बंदा है जो कि पाकिस्तान में ही इज़ लिविंग एंड ही इज़ वर्किंग इन इंडिया. ठीक है. तो सच पीपल विल बी कंसिडर्ड ऑफ द प्लेस वेयर दे बिलोंग, मतलब जहाँ पर उनका घर होगा वो वहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे, ना कि वहाँ के जहाँ पर वो काम करते हैं. ठीक है. So they'll be considered normal resident of the place where they are having their own house. So yeah, all such people will not be the part of normal resident of पर्टिकुलर कंट्री अगर वो इन सब पर्पस के लिए किसी कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं. अभी मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल की बात करूँगी. लाइक देयर विल बी 2 पॉइंट्स जिसमें से आपको बताना है कि कौन सा नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा. आई नो द राइटिंग इज़ नॉट वेरी गुड, but let me read it for you. The first point is Indian officials working in India, Indian embassy in the US. तो क्या ये इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे? इफ़ yes, so do let me know in the comment section. The second point is Indian Muslim going for Hajj. So these were the quick test questions for you. If you know the answer, you can pause the video and can check out. Comment me in the comment box, and also within a second I'm going to reveal the answer. The first one, that is Indian officials working in Indian embassy in US. So they'll be definitely considered as normal resident of India, क्योंकि ये इंडिया के लाइक पहली बात तो ये एम्बेसी है, उसके बाद ये इंडियन एम्बेसी है और इंडियन ऑफिशियल ही है जो कि यूएस में रिसाइड कर रहा है. पर मतलब मे बी दे आर लिविंग इन डिफरेंट कंट्री, लेकिन उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो इंडिया में है, इसीलिए वो इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे. द सेकेंड पॉइंट इज इंडियन मुस्लिम गोइंग फॉर हज. तो ये जो पॉइंट है अगेन ये इंडियन मुस्लिम्स हैं, दे आर गोइंग फॉर सच अ काइंड ऑफ टूर, सो दे विल बी कंसिडर्ड एज आवर नॉर्मल रेसिडेंट ओनली. होप you have got it. So if everything is clear, let us move forward. If you feel that अंदर खिचड़ी पक रही है दिमाग में, so just go through the video once again. Starting with the next topic, that is the citizenship and the residentship. So these are two different another terms you have to study in the chapter. तो बेसिकली जो सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट है ये कुछ लीगल कॉन्सेप्ट है, वेरेज जो रेसिडेंटशिप वाला कॉन्सेप्ट है ये इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट है. वाई एम आई सेइंग दैट कोई भी इंसान किसी भी कंट्री का सिटीजन क्यों होगा? there may be two reasons for it. One, if they actually taken the birth in India. से फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर बर्थ लिया है, इंडिया में आपका बर्थ हुआ है, सो आप लीगली इस कंट्री के सिटीजन कहलाएंगे. द सेकेंड पॉइंट इज अगर आप इंडिया में नहीं रहते हैं या फिर आपने इंडिया में बर्थ नहीं लिया है बट यू वांट टू बी कॉल्ड एज द सिटीजन, तो आपको कुछ लीगल प्रोविजंस और कुछ लॉज को फुलफिल करने के बाद यू कैन बिकम अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री. तो सिटीजनशिप दो रीजन से मिल सकती है. ईदर यू हैव टेकन birth in the country or maybe you have gone through the legal provisions. Second point is residentship. Residentship का मतलब क्या होता है? This is an economical concept. Citizenship हमने legal concept बात करा क्योंकि यहाँ पर हम लॉ के साथ डील करते हैं, ठीक है. बट रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिकल कंसेप्ट है. तो कोई भी इंसान हमारी कंट्री का रेसिडेंट कहलाएगा जब वो एक कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में है. से फॉर एग्जांपल एनी चाइनीज लिविंग इन आवर कंट्री सिंस द लास्ट 2 years एंड ही इज़ डूइंग ट्रेडिंग हियर. ठीक है. तो वो हमारे कंट्री का रेसिडेंट होगा, पर वो यहाँ का सिटीजन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे उसने बर्थ भी नहीं लिया है, ना ही उसके पास कुछ लीगल प्रोविजंस हैं. ओके. सो वन पर्सन
could be a resident but not a citizen of a country. So mind this thing. तो residentship जो है ये economical concept है, deals with the center of economy वाला thing, whereas citizenship is a legal concept. एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप जिस कंट्री के रेसिडेंट हो वहीं का सिटीजनशिप भी होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं होता है. So yeah, that was it. Talking about the next thing, that is the domestic product and national product. So this is the utmost important topic of the whole chapter. तो आप इसको बहुत ध्यान से सुनना और बिल्कुल कंफ्यूज मत होना. यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि हमने पूरे चैप्टर में दो दो टर्म्स को कॉन्ट्रास्ट में पढ़ा है, उसी तरह से ये दोनों भी हैं, बट दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड यूजुअली बुक्स में ये जो है अलग से बॉक्स में दिया हुआ रहता है. सो पीपल यानी स्टूडेंट्स इग्नोर इट, बट यू डोंट हैव टू डू इट. इस पे बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है कि वेदर द प्रोडक्ट विल बी अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट और अ नेशनल प्रोडक्ट. सो यू शुड नो द लॉजिक बिहाइंड इट. स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट टर्म दैट इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो कोई भी प्रोडक्ट जो कि नेशन के अंदर प्रोड्यूस हुआ है विल बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब कोई भी आपसे नहीं पूछ रहा कि वो जो प्रोडक्ट है वो किसी इंडियन ने बनाया है या अमेरिकन ने बनाया है या जापानीज़ ने बनाया है. इफ़ अगर वो प्रोडक्ट नेशन के अंदर बना है मतलब वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा 100%. ठीक है. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को याद करने का तरीका है anything within the national boundary will be considered as the domestic product. Okay. Now next thing is national product. तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट डज नॉट आस्क कि ये प्रोडक्ट किसने बनाया है. कुछ भी चीज़ जो कि नेशन के अंदर बनी है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा. सेकेंड थिंग दैट इज द नेशनल प्रोडक्ट. नेशनल प्रोडक्ट टेल्स कि कोई भी प्रोडक्ट जो कि एक नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाया होगा विल बी अ नेशनल प्रोडक्ट. ठीक है. अब कोई भी प्रोडक्ट जो कि एक नॉर्मल रेसिडेंट ने बनाया होगा मतलब कि कह सकते हैं हम एक इंडियन ने बनाया होगा या फिर इंडियन नहीं बट द वन हु हैज़ लिव्ड इनटू अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर. और एक और नॉर्मल रेसिडेंट का पॉइंट पड़ा था कि वो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिकल इंटरेस्ट इंडिया में होना चाहिए. तो अगर ये दोनों चीज़ें उस पर्सन की है सो दैन द प्रोडक्ट विल बी कंसिडर्ड एज द नेशनल प्रोडक्ट. नेशनल प्रोडक्ट ये नहीं पूछता कि जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में बना है कि जापान में बना है कि चाइना में बना है. इट जस्ट आस्क कि वो बनाने वाला जो है वो इंडियन होना चाहिए. सो नेशनल प्रोडक्ट डील्स विद अ पर्सन कि मतलब जो प्रोडक्शन हुआ है वो इंडियन के थ्रू होना चाहिए, नॉट एन इंडियन बट अ नॉर्मल रेसिडेंट के थ्रू होना चाहिए. एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट डील्स विद द प्रोडक्ट विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड विद इन द नेशनल बाउंड्रीज एंड नॉट आउटसाइड. So if you've got the video, like if you've got these two topics particularly, so just pause the video and learn it right there. These are most important terms, believe me. So the video has already gone so long. So the next topics of the same chapter I would like to cover in the second part of the video. So if you have liked the video, please click upon the like button. If you have got any doubt or if you have actually gone through the two test questions I have asked you, so do let me know what were your answers in the comment section. Also share it with your friends, and if you found the video and the channel useful, please subscribe to it. Thank you.